तो आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं जीके। यानी आपको बता दें कि जो आईटीआई का एग्जाम होने वाला 2023 में प्रवेश परीक्षा यानी इंट्रेंस एग्जाम, उसमें सामान्य ज्ञान का सिलेबस क्या है। तो आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स का पूछेगा सामान्य ज्ञान से। इसमें आपका स्टैटिक्स जीके भी रहेगा और जो नॉर्मली जीके होता है हिस्ट्री पॉलिटी से, उससे भी रहेगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमको किसी भी हाल में सही करना है। तो इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर लिया है 2002 से लेकर 2022 के बीच में किया, यानी बाई बाई से सब काम प्रीवियस ईयर आपको कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा ही वीडियो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये हमने 2017 का प्रीवियस ईयर लिया है। आपको बता दें प्रीवियस ईयर हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि मुझे पता चल जाए कि इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। और खासकर कि क्या होता है कि आईटी के एग्जाम में हर बार प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन होता है, यानी बार बार रिपीट क्वेश्चन पूछता है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं पूरा, तो आपको इस 50 क्वेश्चन में से फिक्स है कि 5 से 6 क्वेश्चन इस वीडियो से आने वाले हैं। तो मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सेशन को जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ये मेरा पार्ट 1 है, यानी हम लोग 30 दिन में 30 पूरा मतलब जितना भी सेट होगा सामान्य ज्ञान के 30 वीडियो हम लोग खत्म कर देंगे। ये मेरा पार्ट 1 है वीडियो का। ठीक है, यानी पूरा आप खत्म। मैंने एग्जाम दिया था 2021 में, मेरा जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिला था, यानी अच्छा रैंक आया था। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हमने तैयारी किया था, जिस माध्यम से हमने तैयारी किया था, उसी टाइप से आपको हम तैयारी करा रहे हैं, जिससे अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। यानी 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछेगा तो 275 प्लस आप मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तब जाके आप सीखिएगा। ठीक है, और लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आपको जिस चैप्टर को पढ़ना है, मैथ हो, साइंस हो, जीके हो, उस चैप्टर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या हर क्वेश्चन का जो आंसर होगा अभी उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम सबका रिप्लाई देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। ठीक है, याद रखना कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली है, पटना है, गोरखपुर और पुणे है। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस तरह हम बताते चलेंगे आपको आंसर। और हाँ, प्रैक्टिस करते चलिएगा और नोट डाउन तो करते चलिएगा। ठीक है, तो भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर का है। ठीक है, भारत में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो गोरखपुर है। इसकी लंबाई बता दें आपको, तो जो गोरखपुर जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई है 1366। ठीक है, 1366 मीटर है इसकी लंबाई। याद रखिएगा कि जो गोरखपुर है प्लेटफॉर्म है रेलवे का, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, उसका लंबाई कितना है, 1366 मीटर। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दूसरा, ये तो पहला हो गया सबसे लंबा, दूसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा, तो दूसरा जो है वो केरल। ठीक है, याद रखिएगा केरल में एक जगह है कोलम रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन, कोलम रेलवे स्टेशन इंडिया का सबसे दूसरा बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई है 1180 मीटर है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। या और भी पूछेगा तो तीसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो तीसरा आपका खड़गपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा है, खड़गपुर। कौन सा है, तो खड़गपुर है। खड़गपुर रेलवे स्टेशन तीसरा सबसे बड़ा रेलवे इथे कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो इसकी लंबाई कितना है, तो 1072.5 मीटर लगभग है। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखें, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि पूछेगा तो पूछेगा। तो खड़गपुर तीसरा हो गया, दूसरा केरल का हो गया कोलम रेलवे स्टेशन। ठीक है, प्लेटफॉर्म। अब पहला कौन सा है, तो अपना गोरखपुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है कि इजराइल की मुद्रा क्या है। ठीक है, यानी करेंसी, इजराइल का करेंसी पूछा, तो ऑप्शन ए यूरो है, सेकेल है, ठीक है, क्रोन है, पेसो है। तो हम बारी बारी से सबका बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले इजराइल का जो करेंसी है वो करेंसी कौन सा है, तो सेकेल है। ठीक है, याद रखिएगा तो कि इजराइल का जो करेंसी का नाम है वो सेकेल है। ठीक है, यूरो किसका नाम है, तो यूरोपियन देशों जितने भी होते हैं ना यूरोपियन को। ठीक है, तो यूरो उसका मुद्रा है। क्रोन किसका है, तो आपका क्रोन जो मुद्रा है डेनमार्क का है। याद रखिएगा, क्रोन जो है वो डेनमार्क का मुद्रा है। ठीक, अब पेसो किसका है, तो पेसो मेरा फिलीपींस का है। किसका है, फिलीपींस का। याद रखिए, जो पेसो है मेरा फिलीपींस का है, क्रोन डेनमार्क का है। ठीक है, यूरो यूरोपियन का है, सेकेल किसका है, तो इजराइल का है। ये चारों आप याद रखिएगा और नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपका सेशन कैसा लग रहा है। याद रखिए कि इजराइल की मुद्रा क्या है, सेकेल है। ठीक है, यूरो यूरोपियन का है, क्रोन मेरा डेनमार्क का मुद्रा है, पेसो मेरा कौन सा है, तो फिलीपींस का है। ठीक, देखिए वीडियो कितना भी बड़ा या छोटा हो, वीडियो पूरा देखिएगा तभी जाके आपको सीखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को तो मिस मत कीजिएगा क्योंकि हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा कर जकार्ता इसकी राजधानी, यानी किसकी है, जकार्ता किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया का, कि इटली का, कि सिंगापुर का, कि ईरान का।
ठीक है। तो आप बताइए जकार्ता किसकी राजधानी है? तो जकार्ता जो है मेरा इंडोनेशिया का राजधानी है। याद रखिएगा कि इंडोनेशिया का राजधानी क्या है? जकार्ता है, ठीक है। इटली का मेरा रोम होता है। इटली का राजधानी क्या है? मेरा रोम है, ठीक है। ईरान का याद रखिएगा तेहरान होता है। ईरान का मेरा राजधानी कहाँ होता है? तेहरान होता है। सिंगापुर का सिंगापुर ही होता है, ठीक है। सिंगापुर का कहाँ होता है? सिंगापुर होता है। और इटली का रोम, ईरान का तेहरान और इंडोनेशिया का क्या हो गया? जकार्ता। ये चारों आप नोट कर लीजिएगा, इसमें से फिक्स है कि कोई ना कोई पूछेगा तो पूछ देगा, ठीक है। तो क्या है? तो इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है, इटली का राजधानी रोम है, ईरान का तेहरान है और सिंगापुर का क्या है? सिंगापुर ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? और एक और बात बता दें कि हम इस चैनल पर मैथ भी करा रहे हैं, ठीक है, जिससे आप 50 में 50 मार सकते हैं। और साइंस भी अपलोड होगा वीडियो, और ये तो जीके जो है मेरा चल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों सेशन आपका डेली मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का, साइंस का और जीके का, ठीक है। सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इलेक्ट्रीशियन लेने से कोई नहीं रुकेगा। और फिटर यानी आपका जो मन करे, लेकिन अच्छा रैंक आ जाएगा आपको इस सब वीडियो देखने के बाद, ठीक। और एग्जाम से पहले तो जरूर देख लीजिएगा एक बार और वीडियो रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? तो प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? जो प्रथम एशियाई खेल हुआ था वो नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ की जयपुर, यानी कहाँ हुआ था प्रथम एशियाई खेल? तो जो प्रथम एशियाई खेल हुआ था अपना नई दिल्ली में हुआ था। और बता दें कि भारत की राजधानी जो है वो मेरा क्या है? नई दिल्ली है, ठीक है। भारत की राजधानी मेरा क्या है? तो नई दिल्ली। ये भी याद रखिएगा कि प्रथम एशियाई खेल मेरा नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश था, ठीक है। प्रथम देश जब भी पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा चीन ही एक ऐसा देश था जो रेशम उत्पादन करने वाला प्रथम देश था, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो चीन है वो प्रथम देश है रेशम उत्पादन करने में। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, इसको याद रखिए। भारत की राजधानी नई दिल्ली, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और इंग्लैंड का क्या है? लंदन है। तो इसका राजधानी भी आप याद कर लीजिएगा कि चीन की राजधानी बीजिंग है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, और इंग्लैंड का लंदन है, ठीक है। भारत की कहाँ है राजधानी? नई दिल्ली है। और याद तो रखिएगा कि रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश चीन था, ठीक है। चलिए नंबर 6 बोल रहा है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र के लिए दिया गया था। जो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? शांति क्षेत्र की, भौतिक शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, चिकित्सा शास्त्र, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अर्थशास्त्र। जो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र के लिए? तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था उनको। और कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था, यानी 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। इस डेट को आप याद रखिएगा कि 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की गोदान किसने लिखी थी? तो गोदान जो लिखा था, ठीक है, गोदान जो एक बुक था जो किसने लिखा था? तो गोदान को प्रेमचंद्र ने लिखा था। कौन लिखा था? गोदान जो बुक था, पुस्तक थी, उसको किसने लिखा था? तो प्रेमचंद्र ने लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा और स्पीड में चलते क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की माई ट्रूथ किसने लिखी थी? जो माई ट्रूथ बुक था, देख आपको और बता दे कि ये सब स्ट्रेटेजिक है, ठीक है, बुक एंड उसका ऑथर वाला, इसको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि माई ट्रूथ किसने लिखी थी। तो जो माई ट्रूथ लिखा गया था वो मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी की, नेहरू जी की, महात्मा गांधी, इन चारों में से किसने लिखा था माई ट्रूथ, ठीक है। तो आपको बता दो कि इंदिरा गांधी ने ही इसी पुस्तक को लिखा था माई ट्रूथ को, ठीक है। तो 8 का मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। बोल रहा है कि 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण है। तो सबसे पहले आपको समझा दूं कि 2 अक्टूबर का आखिर हुआ क्या था। तो 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में, यानी 1869 छोड़ दीजिए जो कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 2 अक्टूबर को, ठीक है। लेकिन इसी दिन हम एक और व्यक्ति को करते हैं जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे जिनका 2 अक्टूबर का ही जन्मदिन होता है? तो लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री को हम 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण भी देखते हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को मेरा महात्मा गांधी का भी जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? तो 2 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मतलब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रवासी भारतीय दिवस इस तारीख को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। बस इसको इसी तरह याद रखिएगा, जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी
जनवरी को मनाया जाता है। देखते हैं 11 नंबर के भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। यानी जो अंतरिक्ष स्पेस में जितने भी गतिविधियां होता है जो भारत में भी स्टार्ट हुआ था तो कब हुआ था। तो मेरा जो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था वो मेरा 1962 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी इंडिया में अंतरिक्ष कार्यक्रम जितने भी होते थे सैटेलाइट लॉन्च सब कुछ मेंटेन करना 1962 से मेरा स्टार्ट हो गया था। तो बस याद रखिएगा कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था तो 1962 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो क्या गंगा नदी है, मिसूरी नदी है, कि अमेजन नदी है, कि नील नदी है। तो हम आपको बता दें कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। इसकी लंबाई कितनी है तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा कि 6853 यानी 6853 किलोमीटर है। ठीक है, ना कि मीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर है नील नदी की लंबाई तो 6853 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है उसकी लंबाई कितना है 6853 किलोमीटर। इसको आप याद रखिएगा। चलिए नंबर 13 बोल रहा है कि राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो होता है वो प्रारंभ कब होता है तो 1 चैत्र से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 चैत्र से स्टार्ट होता है। ठीक, याद रखिएगा कि प्रारंभ कब होता है तो 1 चैत्र से स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है तो फागुन महीने में खत्म होता है। ठीक है, फागुन जो महीना होता है ना उसमें खत्म होता है। यानी होली के समय हम लोग जब होली खेलते हैं मार्च में उस टाइम यह राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो फागुन महीना में खत्म होता है और चैत्र महीना में क्या होता है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 13 का समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि कोंकणी यहाँ की सरकारी शासकीय भाषा है। तो जो कोंकणी है हमारा कहाँ की राष्ट्रीय भाषा है तो मेरा गोवा का है। ठीक है, गोवा का मेरा राष्ट्रीय भाषा कौन सा है तो कोंकणी है। गोवा का राष्ट्रीय भाषा क्या है कोंकणी है। और आपको इसके साथ इस सब का भी बता दें जो महाराष्ट्र का जो राष्ट्रीय भाषा उसका तो मराठी है। ठीक है, क्या है सॉरी मराठी है। क्या है मराठी है। कर्नाटक की राष्ट्रीय भाषा वहाँ की क्या है तो कन्नड़ बोला जाती है। क्या बोला जाता है कन्नड़। ठीक है, और केरल में मेरा मलयालम बोला जाता है। क्या बोला जाता है मलयालम। तो याद रखिए कोंकणी जो हो गया वो गोवा का हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र का मराठी हो गया, कर्नाटक का कन्नड़ हो गया, केरल में कौन सा भाषा बोला जाता है तो मलयालम बोला जाता है। ठीक, तो 14 नंबर क्लियर हो गया होगा आपको। ये भी नोट भी करते चलिएगा, काफी फायदा करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की काली क्रांति का संबंध इससे है। तो काली क्रांति का संबंध किससे है तो काली क्रांति का संबंध मेरा पेट्रोलियम उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध किससे है पेट्रोलियम उत्पादन से है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है। ऐसा इसमें कौन सा 4 राज्य तो दिया है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो इनमें से नहीं है। ठीक है, तो 16 का मेरा डी हो जाएगा। जो मिजोरम है इन चारों में से एक ऐसा राज्य नहीं है जो न्यूनतम साक्षरता वाले हैं। ठीक, चलिए अगला है 17 कि सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है। ठीक है, सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है तो सबसे लंबा समुद्र तट है जो वो चेन्नई के है। ठीक है, चेन्नई में है। ठीक, सबसे लंबा जो समुद्र तट किस शहर में है तो चेन्नई शहर में है। याद रखिएगा कि चेन्नई शहर में सबसे लंबा समुद्र तट है। मुंबई में है ठीक है, लेकिन उतना नहीं है जितना चेन्नई में है। ठीक, देखिए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। ठीक है, तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है तो वीर सावरकर हवाई अड्डा मेरा पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पे है तो पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रैक्टिस करते चलिएगा। अगर जो आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते चलिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो क्वेश्चन कमेंट में उसका आंसर कमेंट में करते चलिए। ठीक है, और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा कि किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी थी। तो किस मुगल राजा जो था, मुगल का वो कौन सा राजा था कि जो पराजय हो गया था ना तो उसके बाद ईरान में पनाह ले ली थी, यानी जाकर ईरान में रहने लगा था। ठीक है, तो जो हुमायूं थे, हुमायूं वो मुगल राजा ऐसे थे कि जो हारने के बाद वो कहाँ चले गए थे, ईरान देश में चले गए थे। ठीक है, ईरान देश में कौन चला गया था तो हुमायूं हारने के बाद चला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, इनका नाम रुद्र बीना से जुड़ा हुआ है। रुद्र बीना से किनका नाम जुड़ा है तो असद अली खान का नाम जो है रुद्र बीना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इनका नाम रुद्र बीना से किसका जुड़ा है तो असद अली खान का। ठीक है, इन सब का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन 21 नंबर देख लिया कि यह अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे।
इसमें से ऐसा कौन व्यक्ति थे कि जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम थे? तो फ्रिश थे। कौन थे? फ्रिश सबसे पहला था। इनको कब मिला था? तो 1969 में मिला था। कब मिला था? 1969 में इनको मिला था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो देखो देशमुख जो थे ना, देशमुख, वही मेरा आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक, याद रखिएगा कि देशमुख भारतीय गवर्नर प्रथम थे भारत के आरबीआई का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी करा रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग को भी अच्छा रहेगा। ठीक, नहीं तो 2 पार्ट में हम कर देंगे, 25 क्वेश्चन इसमें, 25 क्वेश्चन अगला पार्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए कि यह 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है हर बार कि ऐसा प्रधानमंत्री के नाम बताइए कि जो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, वो भी कार्यकारी बने थे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री थे? तो जो जी नंदा थे। ठीक है, इन्होंने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे भारत के। याद रखिएगा कि भारत के 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जी नंदा बने थे। अगला कि दिल्ली के रेस कोर्स रोड का नाम क्या है? तो जो रेड कोर्स के रोड का नाम क्या है दिल्ली के? तो लोक कल्याण मार्ग है। ठीक है, लोक कल्याण मार्ग जो दिल्ली के रेस कोर्स रोड का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली के जो रेस कोर्स रोड का नाम क्या है? तो लोक कल्याण मार्ग है। ठीक, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स इस देश का राष्ट्रगीत है। तो राष्ट्रगीत जो है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स किस देश का है? तो चीन का है। याद रखिएगा चीन का है। और अपना देश का तो आप लोग को मालूम ही है। ठीक है, बताने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो याद रखिएगा कि चीन का मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स है राष्ट्रगीत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। याद रखिएगा कि हम टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। टोटल कितना क्वेश्चन कराने वाले हैं? 50 क्वेश्चन कराने वाले, जो कि अगला पार्ट में आएगा। ठीक है, यानी ये मेरा 2017 का प्रीवियस चल रहा था, तो इसका ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 कल अपलोड होगा। ठीक है, तो कल आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को अगले यानी 25 के बाद से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले